जब मेरे ऊपर जब सीओ वाला मामला हुआ था, आप जहाँ बैठे हुए वहीं पे बगल में सीओ बैठे थे और इतना ही लोग उस समय भी रहे, यहीं पे घटना घटी, यहीं पे, और उस समय इतने लोग थे, पता नहीं उसमें से कोई भी लोग नहीं उनको गवाह मिला। ये तो बड़े पदाधिकारी को सोचना चाहिए कि कहाँ से जो आदमी मेरे आवास पे कभी आता नहीं, मेरे कॉलेज पे कभी आता नहीं, मेरे प्रतिद्वंदी है, वैसे आदमी को गवाह बना करके जल्दीबाजी। ये घटना है अप्रैल की। अप्रैल के बाद में मैंने सीनियर पदाधिकारी से मिला था, सीनियर एसएसपी से मिला था। उन्होंने स्पष्ट रूप से मुझे आश्वस्त किया था कि मैं जानता हूँ ये गलत बात है, आप बेलगाम ना लें, केस आपका फाइनल होगा। लेकिन जैसे ही तुलसी राय की घटना घटती है, एक ऐसे क्रिमिनल्स के साथ घटना घटती है, उस घटना में प्रशासन इतना जोर तोड़ लगाता है कि उसको एक और मसाला मिल गया और 25 तारीख की घटना घटती है यहाँ पे, और 27 से 28 को उस केस को डीएसपी ट्रू करते हैं और उसी डेट को एसपी ट्रू करते हैं, और ट्रू करने के बाद में इस मामला को आगे लाया जाता है कि इसमें नहीं तो इसमें इनको दबोचो। लेकिन माननीय न्यायालय है, हम लोग गॉड में और न्यायालय में विश्वास करने वाले लोग हैं, जो दोनों जगह से न्याय मिला है। इसके लिए मैं अपने तमाम चाहने वाले लोग के साथ साथ गॉड को धन्यवाद देना चाहूँगा जो उन्होंने न्याय में हर्ष फायरिंग हुई थी जी। और उसके अलावा मेरे ऊपर 6-7 केसेज हैं यहाँ पे। वो 6-7 केसेज में एक भी केस कोई बता दे जो चोरी, लूट, अपहरण, डकैती, जो संगीन मामले बताए जाते हैं वैसा हो। कौन सा केस है भाई? तो जुलूस निकल रहा था, उसमें भगवा का समर्थन किए। कौन सा केस है भाई? तो आचार संहिता का उल्लंघन किए। मेरे ऊपर दूसरा कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन नहीं होगा, पॉलिटिक्स करने वाले लोग जिसके ऊपर आचार संहिता वैसा केस नहीं होता हो। वो तो प्रधानमंत्री तक आचार संहिता का केस हुआ हुआ। अपराधियों का मनोबल देखिए, सरकार का चाल चरित्र, चेहरा जो है उजागर होता है इन्हीं सब चीज़ों से। 6 महीना से गठबंधन की सरकार जो बनी आरजेडी के साथ में, जो 6 महीना का साल होने जा रहा है, जो सरकार बनी है, सरकार का नीतीश जी का भी चेहरा, ये लोग अपने साथ साथ उनका भी चेहरा काला। आप जानते हैं कि यहाँ पे साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र में जब तक दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़ों का समर्थन जिसको हासिल नहीं होगा, वो किसी भी हालत में यहाँ से चुनाव नहीं जीत सकता है। और वो लोग पहले क्या करते थे, चाहे दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, उसको दबा करके, डरा करके उसके वोट को ले लेते थे। और जब राजू सिंह खड़ा हुए, इनको लगा कि नहीं मुझे अपना वोट का अधिकार है, और ये जा करके राजू सिंह उनका वोट छीन नहीं लेता है। राजू सिंह प्यार से, मोहब्बत से उनका वोट हासिल करता है, उनका वोट लेता है, और यहाँ जा करके अपना वोट गिराते हैं। राजू सिंह ने सिर्फ यही काम किया कि वो अपना वोट गिरा ले, और अपना वोट जब गिराते हैं तो राजू सिंह चुनाव जीतते हैं। अपराधी और क्रांतिकारी दोनों में बड़ा अंतर है जी। और ये अपराधियों का खुश होना, उनका मनोबल बढ़ना था कि नहीं है विधायक जी, लेकिन मैं तो यही था। इस बीच में भी अपने लोगों के साथ में कोई अपराधी अपराध करना चाहे तो राजू सिंह चुप थोड़े बैठने वाला लोग हैं। और क्रांति का रास्ता हम लोग कानून के दायरे में रह के क्रांति का रास्ता अपनाते हैं। जो लोग अपराध की दुनिया में जाना चाहे, मैं ऐसे लोगों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता और अपराधी की चर्चा भी नहीं करना चाहता। इतना जरूर जानता हूँ कि मेरे समर्थक क्रांति के साथ मेरे साथ में हैं और कानून को हाथ में न लेकर के कानून के साथ चलने वाले लोग हैं। इसलिए ऐसे अपराधियों से कहीं भी हमारे लोग न घबराते हैं, न घबराएंगे, न उनका नेता कहीं घबराएगा। आप देख रहे हैं कनेक्टिंग बिहार न्यूज में चंदन कुमार। इस वक्त हमारे बीच साहिबगंज के माननीय विधायक डॉक्टर राजू कुमार सिंह राजू जी यहाँ उपस्थित है। जो इनको मानने वाले, चाहने वाले जो लोग हैं, यहाँ पे लगातार सुबह से जैसे ही खबर आई कि विधायक जी कोल्ड स्टोरेज पे आए हुए हैं, क्योंकि लगातार बिहार में ये ट्रेंड कर रहा है, कोल्ड स्टोरेज आओ 2 मिनट के लिए, ये ट्रेंड कर रहा है। तो यहाँ पे सभी प्रशंसक आए हैं और यहाँ पे मिल रहे हैं। एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि दिखाएंगे कि ये जो सभागार है, यहाँ पे सभी इनके चाहने वाले लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। तो इसी क्रम में यहाँ पे निश्चित तौर पे कही जा सकती है कि जो माननीय विधायक हैं, जो जनता के दिलों पे राज करते हैं, इसमें कहीं भी अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है, कहीं भी इसमें प्रश्न चिन्ह लगाने वाली बात नहीं है कि इनको जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है। लोग लगातार कमेंट्स करते हैं कि यहाँ पे एक राजू सिंह जी कैसे बार बार जो है विधायक बन के आ जाते हैं, और वो भी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित क्षेत्र में चुन के आ जाते हैं। तो ये विरोधियों को लगातार बार बार खटकता है। इसी क्रम में हम सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका विधायक जी। बहुत बहुत धन्यवाद कनेक्टिंग बिहार। एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जिस प्रकार से आपके मामले के ऊपर पुलिस लगातार एग्रेसिव रही और 24 घंटे के अंदर में ही 64 का बयान लेकर, और जिस प्रकार से आपके ऊपर अटेम्प्ट किया गया, और जो आपके विरोधी लगातार रहे सोशल मीडिया पे तुलसी राय, जो कि आपके बीच, दोनों के बीच लगातार मीडिया के माध्यम से वो गाली गलौज टाइप के बहुत सारे गलत फब्तियां कसते थे, जिसके लेकर के एक टसन था अब दोनों के बीच में, एक व्यक्तिगत बातें थी, जो वैचारिक जो एक मतभेद होता है वो टाइप का था। तो आपके प्रकरण पे बड़ी तेजी और फुर्ती दिखाई पुलिस, लेकिन जो घटनाएं अभी समाज में घट रही है, आप देख सकते हैं सामने गिजास में जो घटना घटी है, एक यादव परिवार के ही लोगों ने मिलकर के एक तत्मा जो दास बोलते हैं, उनको लाठी से पीट पीट करके निर्मम तरीके से मार दिया गया। और यहीं पे एक फुलवरिया, आपके ही क्षेत्र की बात है, आपके ही विधानसभा क्षेत्र की बात है, एक नवविवाहिता बच्ची को
शादी के 7 से 8 दिन ही हुए थे कि हाथ के मेहंदी भी नहीं छुट्टी हुई थी और उसके पति द्वारा, उसके घर वालों के साजिश ही कहे कि उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। तो ये जो अपराध बढ़ रहे हैं समाज में, और कल की एक ताज़ा घटना मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि साहिबगंज में ही एक जो तथाकथित दबंग के रूप में, स्मगलर के रूप में जिनको लोग जानते हैं, ये सारी जो घटनाएं घट रही है, ये इस पे पुलिसिया कार्रवाई नहीं हो रही, और आप पे इतना एक्शन कैसे लिया गया? अरे इसी के लिए तो मैं बता रहा हूँ कि इन सब घटनाओं पे जो पुलिस की कार्रवाई नहीं होती है, जिस कारण से मैं पुलिस में बार बार बताते रहा, कितनी बार बताया। आप जो भी साहिबगंज की चर्चा की है, इसके बारे में मेरे पास में एविडेंस है। मैं सीनियर पदाधिकारी से मिलूंगा, उनको मिलकर बताऊंगा, पटना में मिल करके मुख्यमंत्री से मिलकर बात करूंगा एविडेंस के साथ कि ऐसे पदाधिकारियों को जो आए दिन कम से कम सप्ताह महीने में 1-2 बार जरूर लोग वहाँ लूटे जाते हैं, और अच्छी खासी रकम लूटी जाती है, 25-50 लाख रुपए ज़्यादा लूटे जाते हैं, और ये बंदरबांट किया जाता है पुलिस प्रशासनिक लोगों में, चाहे वहाँ का दरोगा हो, डीएसपी हो, जो हो, सब में बंदरबांट किया जाता है। क्योंकि मैं खुद से, एक व्यक्ति मुझे फुलपरास कहा करके मुझसे टकराया, बताया कि मेरा 25 लाख रुपया लूट लिया गया है, और मैंने उसको डीएसपी के पास भेजा। FIR तो उसकी हुई, लेकिन डीएसपी उसमें क्या लिपापोती किए ये मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि मैं जब पूछा तो बोले क्या होगा, इसमें तो 95 का केस चलेगा सर, बेल हो जाएगा, इसमें क्या हो सकता है। बोले यार बेल हो जाएगा, इतनी बड़ी घटना हो रही है, कम से कम इसको रोका तो जाए। कितनी बार, 3 बार 4 बार मैंने पुलिस को फ़ोन करके बताया कि देखो अभी भी 2 गाड़ी वहाँ गई है, फिर लूटने वाला है, लो उसको। पुलिस वहाँ फ़ोन कर देती है, कहती है हट जाओ भाई, पता चल गया विधायक को। तो इन सब मामलों में पुलिस का भी एक ही काम बचा हुआ है, दारू कटवाना, गलत काम करवाना, उससे पैसा लेना, और अपराधियों का मनोबल देखिए। सरकार का चाल चरित्र, चेहरा जो है उजागर होता है इन्हीं सब चीज़ों से। 6 महीना से गठबंधन की सरकार जो बनी आरजेडी के साथ में, जो 6 महीना के अब साल होने जा रहा है, जो सरकार बनी है, सरकार का नीतीश जी का भी चेहरा, ये लोग अपने साथ साथ उनका भी चेहरा काला कर रहे हैं। मतलब कि उनके जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री है नीतीश बाबू, उनके चेहरे को भी कहीं ना कहीं ये धूमिल की जा रही है। धूमिल कर दिया गया, ऑलरेडी कर दिया गया। नीतीश कहते हैं कि शराबबंदी है, और जहां तहां जो है शराब के ही अत्यधिक मामले बिहार में उजागर हो रहे हैं, दूषित शराब पी करके लोगों की मौत हो रही है। पता नहीं नीतीश जी क्यों नहीं इस बात को समझ पा रहे हैं। शराबबंदी के कारण ही अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, शराबबंदी के कारण ही अपराधी शराब। मैं अपने क्षेत्र की बात बताता हूँ, इस पारू थाना क्षेत्र के अंदर मुझे पता है सप्ताह में कम से कम 4-5 बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पे शराब की अनलोड कराई जाती है यहाँ के थाना प्रभारी के द्वारा। मैं एक आध एविडेंस भी दूंगा, अगर हमसे कोई मांगने वाला हो तो उसकी जानकारी दूंगा, कहाँ पे काटा गया है, कौन से लोग काटे हैं, और ये थाना प्रभारी करवाता है। और उससे होता क्या है, अपराधियों का मनोबल इसलिए बढ़ता है कि शराब के ट्रक के कटाई में एक अच्छी आमदनी होती है। एक ट्रक शराब मंगाते हैं तो उसमें 15 लाख 20 लाख रुपये लोगों की आमदनी होती है। उस आमदनी में बंदरबांट करते हुए भी क्रिमिनलों के पास 10 लाख रुपया बच जाता है। जब पैसा जब आएगा, गलत लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो गलत काम ही होगा। और आज जो बिहार के अंदर जो इतनी आप लूट अपहरण हत्याएं जो देख रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि शराबबंदी में शराब के द्वारा गलत लोगों के पास पैसा पहुँचना, और गलत पैसा जब पहुँचता है तो उसका गलत उपयोग होना। इसी कारण ये पूरा अपराध बढ़ा हुआ है। कहीं मुख्यमंत्री जी जो है वो गलती तो नहीं कर दी है महागठबंधन के साथ जाकर के, अपनी छवि को वो धूमिल तो नहीं कर रहा है? निश्चित रूप से वो गलती कर दी। आज भी वो सोच रहे होंगे 3 दिन 4 दिन जो कोमा में चले गए थे, जिस कारण से पूरे लालू परिवार को जाकर के उनको मनाना पड़ा। मुझे तो कभी कभी लगता है कि उसमें एक कारण ये भी मेरा भी हो सकता है। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। क्योंकि नीतीश जी ने मुझे 15-20 सालों से अच्छी तरह से जानते हैं। मैं जानता हूं कि मुझे उस रूप में जानते हैं। एक बार की घटना मैं आपको बताना चाहूँगा। इसी साहिबगंज में सुधांशु कुमार एसपी जब मुजफ्फरपुर में थे, उन्होंने मेरी अरेस्टिंग आदेश निकाली थी लपड़ थप्पड़ करने के कारण। और उस समय डीजीपी थे आशीष रंजन सिन्हा। आशीष रंजन सिन्हा जी को मुख्यमंत्री जी ने बुलवाया और मुझे बुलवाया गया। मैं वहाँ गया और उनको बोले डीजीपी साहब ये क्या हो रहा है, राजू जी पे क्यों ऐसा निकल रहा है अरेस्टिंग आदेश। तो डीजीपी साहब बोले कि सर मैं एसपी से बात किया हूँ, एसपी बोला है कि लपड़ थप्पड़ चला दिया करते हैं। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि मुख्यमंत्री जी ने क्या जवाब दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि अपने एसपी को बता दीजिए राजू जी साहिबगंज से चुनाव लड़के आते हैं। उस समय के एसपी कौन थे? उससे सुधांशु कुमार एसपी थे। क्या आप बता दीजिए कि राजू जी साहिबगंज से चुनाव लड़के आते हैं, उनके यहाँ अपराधियों का साम्राज्य है, इसलिए इनके लिए इतना इतना चलेगा। अच्छा, अन्ना हजारे की मैं एक बात करूंगा। महान गांधीवादी सोच के रखने वाले लोग आज भी हैं, वे गांधीवादी विचारधारा पे चलते हैं और सभी को चलना चाहिए। आप भी चलते हैं? देखिए, गांधीवादी विचारधारा भी अपने आप में एक अति महत्वपूर्ण बात है, लेकिन वो किस किस जगह पे गांधीवादी विचारधारा फिट होगा और किस जगह पर सरदार भगत सिंह और ये लोग फिट होंगे, अलग अलग है। आपने भी तो कीचड़ में उतर करके उस गंदगी को साफ करने का काम किया, जो साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र में जो घटनाएं घटित होती थी या अभी जो हो रही है। बिल्कुल आपने अच्छी बात कही, लेकिन एक चीज़ जो आपने गांधी की बात बताई, तो आपको मैं एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा। देश आज़ाद हुआ 1947 में जी, और देश जिस समय आज़ाद हो रहा था उसमें सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। और सेकेंड वर्ल्ड वार में इंग्लैंड जो है सेकेंड वर्ल्ड वार को जीत रहा था, और सेकेंड वर्ल्ड वार को इंग्लैंड जीत रहा था। उस समय क्या गांधीवादी नीति से आपका देश आज़ाद हो जाता?
अगर हमारे सरदार पटेल जैसे लोग, वीर भगत सिंह जैसे लोग, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग नहीं होते तो क्या देश आज़ाद होता आपका? गांधीवादी नीति भी अच्छी नीति है, लेकिन हर जगह पे वो सेट नहीं करता। मतलब कि गांधीवादी नीति के साथ साथ हम अपनी क्रांतिवादी विचारधारा के साथ, बिल्कुल क्रांतिकारी विचारधारा का भी मैं समर्थन करता हूँ। समाज में जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो दहशत खाएंगे और कोई भी गलत काम करने से पहले 10 बार। देखिए, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को शांत करने के लिए अपराधी बनना ये कहीं से जायज नहीं है, लेकिन अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को कानून के दायरे में रह के शांत करना ये भी आपका एक मतलब अधिकार है, और उस अधिकार का यूज जरूर आम नागरिक को करना चाहिए। राजू बाबू, आपके ऊपर लगातार विरोधियों का आरोप लगता रहा है, प्रत्यारोप लगता रहा है कि आपके ऊपर भी काफी संगीन मामले हैं। तुलसी राय के ऊपर मामले हैं, उसके ऊपर उनका कुछ भी बयानबाजी नहीं होता है, लेकिन आपके मामलों के ऊपर ज्यादा दिलचस्पी। तो क्या ऐसा कोई संगीन मामला तो नहीं था आपके ऊपर जो इस प्रकार से प्रताड़ना की? देखिए, ऐसे व्यक्तियों का नाम लेकर के मैं नहीं चाहता अपनी आवाज को छोटा करना, मैं इस तरह के व्यक्तियों का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन जो लोग बोलते हैं इस बात को कि मेरे ऊपर भी संगीन मामले हैं, तो मैं आपके माध्यम से वैसे लोगों से पूछना चाहता हूँ। एक दिल्ली में हर्ष फायरिंग हुई थी जी, और उसके अलावा मेरे ऊपर 6-7 केसेज हैं यहाँ पे। वो 6-7 केसेज में एक भी केस कोई बता दे जो चोरी, लूट, अपहरण, डकैती, जो संगीन मामले बताए जाते हैं वैसा हो। कौन सा केस है भाई? तो जुलूस निकल रहा था, उसमें भगवा का समर्थन किए। कौन सा केस है भाई? तो आचार संहिता का उल्लंघन किए। मेरे ऊपर दूसरा कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन नहीं होगा, पॉलिटिक्स करने वाला लोग, जिसके ऊपर आचार संहिता इसका केस नहीं होता हो। वो तो प्रधानमंत्री तक आचार संहिता का केस हुआ हुआ है। मतलब कि जो खास वर्ग को तुष्टीकरण की राजनीति के तौर चश्मे से देखते हैं, उन लोगों का आपके इस क्रियाकलापों से खासा विरोध रहा। बिल्कुल, उनका विरोध हमसे क्या रहता है? उनका विरोध रहता है कि वो किसी तरह से सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं, और सत्ता में नहीं आने का कारण वजह राजू सिंह है। क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में जब तक दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़ों का समर्थन जिसको हासिल नहीं होगा, वो किसी भी हालत में यहाँ से चुनाव नहीं जीत सकता है। और वो लोग पहले क्या करते थे, चाहे दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, उसको दबा करके, डरा करके उसके वोट को ले लेते थे। और जब राजू सिंह खड़ा हुए, इनको लगा कि नहीं, मुझे अपना वोट का अधिकार है, और ये जा करके राजू सिंह उनका वोट छीन नहीं लेता है। राजू सिंह प्यार से, मोहब्बत से उनका वोट हासिल करता है, उनका वोट लेता है, और यहाँ जा करके अपना वोट गिराते हैं। राजू सिंह ने सिर्फ यही काम किया कि वो अपना वोट गिरा ले, और अपना वोट जब गिराते हैं तो राजू सिंह चुनाव जीत करके आता है। आपके ऊपर जो ये विरोधी लगातार प्रहार कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे साहिबगंज सूना पड़ गया है आपके यहाँ पे नहीं रहने से। हालांकि आप अलग अलग केसों में इस क्षेत्र में ही थे और अपनी पार्टी की गतिविधियों में ही शामिल थे, जैसा कि आपसे जो फ़ोन के माध्यम से जो बातचीत होती थी, जो जानकारी मिलती थी पार्टी के लोगों से, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अपराधी आपके नहीं रहने से काफ़ी खुश हो गए थे। ऐसा? देखिए, खुश हो गए थे। मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं किसी रूप में अपराधी और क्रांतिकारी दोनों में बड़ा अंतर है जी। और ये अपराधियों का खुश होना, उनका मनोबल बढ़ना था कि नहीं है विधायक जी, लेकिन मैं तो यही था। इस बीच में भी अपने लोगों के साथ में कोई अपराधी अपराध करना चाहे तो राजू सिंह चुप थोड़े बैठने वाला लोग हैं जी। और क्रांति का रास्ता हम लोग कानून के दायरे में रह के क्रांति का रास्ता अपनाते हैं। जो लोग अपराध की दुनिया में जाना चाहे, मैं ऐसे लोगों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता और अपराधी की चर्चा भी नहीं करना चाहता। इतना जरूर जानता हूँ कि मेरे समर्थक क्रांति के साथ मेरे साथ में हैं और कानून को हाथ में न लेकर के कानून के साथ चलने वाले लोग हैं। इसलिए ऐसे अपराधियों से कहीं भी हमारे लोग न घबराते हैं, न घबराएंगे, न उनका नेता कहीं घबराने वाला है। अच्छा, आपके जो ये जो सीओ पिटाई प्रकरण मामला जो चल रहा था, इस पे कोर्ट से आपको जो है बड़ी राहत मिली और आज आप सभी प्रशंसकों के बीच में यहाँ पे उपस्थित हैं। और दूसरा जो तुलसीराय अपहरण मामले पे जो अभी भी सुनवाई चल रही है और अनवरत ऐसा लगता है कि चलता रहे, क्योंकि उसमें भी आपको कहीं ना कहीं बड़ी राहत दी गई है, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं बड़ी राहत दी गई है। तो इस मामले में क्या इसको बड़ी राहत में क्या मानता हूँ? मैं तो शुरू से जानना आता हूँ। मेरे ऊपर जब सीओ वाला मामला हुआ था, आप जहाँ बैठे हुए यहीं पे बगल में सीओ बैठे थे और इतना ही लोग उस समय भी रहे, यहीं पे घटना घटी, यहीं पे, और उस समय इतने लोग थे, पता नहीं उसमें से कोई भी लोग नहीं उनको गवाह मिला। ये तो बड़े पदाधिकारी को सोचना चाहिए कि कहाँ से जो आदमी मेरे आवास पे कभी आता नहीं, मेरे कॉलेज पे कभी आता नहीं, मेरे प्रतिद्वंदी है, वैसे आदमी को गवाह बना करके और जल्दीबाजी में। ये घटना है अप्रैल के बाद में मैंने सीनियर पदाधिकारी से मिला था, सीनियर एसएसपी से मिला था। उन्होंने स्पष्ट रूप से मुझे आश्वस्त किया था कि मैं जानता हूं ये गलत बात है, आप बेलौकड़ा ना लें, केस आपका फाइनल होगा। लेकिन जैसे ही तुलसी राय की घटना घटती है,
एक ऐसे क्रिमिनल्स के साथ घटना घटती है, उस घटना में प्रशासन इतना जोर तोड़ लगाता है कि उसको एक और मसाला मिल गया, और 25 तारीख की घटना घटती है यहाँ पे, और 27 से 28 को उस केस को डीएसपी ट्रू करते हैं और उसी डेट को एसपी ट्रू करते हैं, और ट्रू करने के बाद में इस मामला को आगे लाया जाता है कि इसमें नहीं तो इसमें इनको दबोचो। लेकिन माननीय न्यायालय है, हम लोग गॉड में और न्यायालय में विश्वास करने वाले लोग हैं, जो दोनों जगह से न्याय मिला है। इसके लिए मैं अपने तमाम चाहने वाले लोग के साथ साथ गॉड को धन्यवाद देना चाहूँगा जो उन्होंने न्याय किया है। एक मेरा अंतिम सवाल है विधायक जी, ये जो साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र है, ये दो मुहानों के बीच में एक खरा क्षेत्र है। एक तरफ पारू थाना है और दूसरी तरफ ये देवरिया, और दोनों काफ़ी सेंसिटिव और हॉट सीट के रूप में ये जाना जाता है, ये साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र। इसके जो आपके केस के जो आईओ हैं पुरुषोत्तम यादव, इस मामले में ज़्यादा जो है वो रुचि दिखा रहे थे, और जैसे ही यहाँ पे आपके दरवाजे पे इश्तेहार चस्पाया गया, बड़े धूमधाम से जैसे कहीं पे बारात निकल रही हो, हजारों की संख्या में पुलिस दल बल के साथ पहुंची थी, उसमें तुलसी राय के भी समर्थक लोग आए थे, ये कोल्ड स्टोरेज देखने, मुआयना करने आए थे। तो क्या मतलब ये कुछ हास्यास्पद नहीं लग रहा था ये विषय? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि तुलसी राय के लोग में इतना ये हो कि यहाँ पे आ जाए, लेकिन आप पहले बताएं कि ये दो विधानसभा या दो थाने के बीच का बड़ा इम्पोर्टेंट जगह है। मैं आपको पहले बता दूं कि आप जहां बैठे हुए हैं, ये पारू विधानसभा क्षेत्र हुआ। जस्ट इससे 10 कदम पीछे, मंदिर के पीछे आपको साहिबगंज विधानसभा होगा। जस्ट इसके बाएं साइड में 500 मीटर की दूरी पे आपको बरुराज विधानसभा होगा। मतलब कि तीन विधानसभा क्षेत्र मुहाने पे आप बैठे हुए हैं। और जहां तक पुरुषोत्तम यादव के नाम आपने लिया, मैं तो यही समझता हूं कि अभी बच्चा है ये दरोगा। ये दरोगा अभी बच्चा है, 2 साल पहले ही सर्विस हुई है। पदाधिकारी अगर वो बच्चे ही हो, अगर वो पोस्ट ले लेते हैं तो बच्चा बिल्कुल, मैं कहता हूँ इसलिए कि वो बचकाना हरकत किया है ना उन्होंने। उनकी हरकत जो है बिल्कुल बचकाना हरकत हुई है। वो अपने आका के सामने दिखाने का कोशिश की कि 2 साल के अंदर में मुझे प्रभारी बना दिया गया इसलिए कि मैं ज़्यादा हूँ, तो मैं ऐसा काम कर दूँ तेजस्वी जी के सामने, मैं इस तरह से हाईलाइटेड हो जाऊं कि तेजस्वी जी हाँ मुझे तुरंत प्रमोशन मिले, मैं तेजस्वी के नज़रों में आ जाऊं। वो खास करके अपने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है, न कि एक पुलिस प्रशासनिक के रूप में काम किया है, क्योंकि वो लोग वंशागुनत लालू यादव जी में, जंगल राज में विश्वास करने वाले लोग हैं। दुर्भाग्य से किसी न किसी तरह एग्जाम दे के पास करके दरोगा बन गए, लेकिन उनकी मेंटलिटी वहीं की वहीं जंगल राज वाली मेंटलिटी है, जिस जंगल राज में अपने आप को हीरो साबित करना चाहते थे, लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ का न्यायालय, यहाँ के लोग ऐसे पदाधिकारी को जीरो साबित कर दिया। अच्छा, अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में और विधानसभा चुनाव 2025 में होनी है, जनता जो है वो अब मूड बनाना शुरू कर दी है कि कौन हमारे ऐसे प्रतिनिधि होंगे जो हम लोग की रक्षा, और जो एक दहशत का माहौल बिहार के अंदर बना हुआ है, चाल चल रही है कि जहां मेरी सीटें लगातार नहीं मिल रही है, जिसमें एक उदाहरण के तौर पे साहिबगंज भी देखा जा सकता है विधानसभा, और पारू विधानसभा भी देखा सकता है। ये मैं सत्यता के तौर पे बता रहा हूँ। तो क्या आगे की रणनीति क्या हो सकती है? नहीं, आगे क्या रणनीति हो सकती है? उनकी रणनीति तो सिर्फ यही थी कि मुजफ्फरपुर जिले में कोई एक व्यक्ति है जो कंप्लीट आरजेडी के खिलाफ में आवाज़ बुलंद करने वाला है, जंगल राज के खिलाफ बुलंद करने वाला है। तो वो लोग पूरी एक राजनीति के तहत मुझे दबाने का प्रयास किया कि इसको दबा दिया जाओ, मतलब मुजफ्फरपुर पे राज करेंगे। तो यहाँ की पब्लिक सब देख रही है। आपने 2024 और 2025 के चुनाव की चर्चा की, निश्चित रूप से पार्टी भी बड़ी, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी इसको बड़ी गौर से, ध्यान से देख रही है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर के घोषणा भी किए थे कि यहाँ चुनाव इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, और जनता ने अगर चाहा, पब्लिक ने मूड बनाया, पार्टी ने चाही, तो निश्चित रूप से हम भी चुनाव यहाँ लड़ सकते हैं। अच्छा, अंतिम बार जो आपके प्रशंसक लोग दूर दूर से, मैंने बाइट लिया है, मैंने पूछा है वहाँ पे आपके गेट पे, कोल्ड स्टोरेज का जो गेट है वहाँ पे मीनापुर विधानसभा से भी लोग आए हुए थे, काटी विधानसभा से भी, पारू से, बरुराज से, लगभग 10-15 विधानसभा से आपके समर्थक लोग ही नहीं बल्कि पूरे बिहार से लोग एक एक करके आ रहे हैं मिलने। जैसे ही जानकारी मिल रही है कि विधायक जी आ गए हैं, तो एक खुशी की लहर स्वाभाविक है कि दौड़नी चाहिए और दौड़ रही है। तो क्या लग रहा है कि उनको अंतिम आप क्या मतलब कि कैसे साधुवाद कर रहे हैं अपने तमाम जनता जनार्दन से लेकर के आपके चाहने वाले लोग? नहीं, अपने चाहने वाले जो लोग मेरे साथ के हैं वो तो हमेशा मिलते हैं, उनको मिल करके साधुवाद दे रहे हैं। लेकिन कुछ वैसे भी लोग हैं, अमृतान स्वराज जैसे लोग, दीपू राठौर जैसे लोग, जो कोई बेगूसराय के हैं, कोई कहीं के हैं, कोई पटना से हैं, ऐसे लोगों का भी मैंने बाहर में रह करके देखा है, सुना है। इन लोगों का समर्थन जो मुझे मिला है, मैं आपके माध्यम से उन लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि भाई जहाँ भी रहें अच्छे से रहें, आबाद रहें, समाज की चिंता करें,
अच्छे लोगों की चिंता करें और जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ने में जहां भी है वहां से उनका जो साथ मिल रहा है उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। मतलब कि लड़ाई पूरे सशक्त होकर के आप अनवरत लड़ते रहेंगे। बिल्कुल, मैं तो 2001 से जब से राजनीतिक में आया हूँ, मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे पैदा ही शायद इसी के लिए किया है। और एक भी लड़ाई, खुशी इस बात की होती है कि आज 23 साल हो गए मुझे राजनीतिक जीवन में, एक भी लड़ाई ऐसी नहीं हुई है जो लड़ाई मुझे अपने के लिए लड़ना पड़ा हो। अच्छा, आपके चहेते जो हैं वो वासुदेव राम जी, इसमें कहीं से भी सोचने वाली बात नहीं है। वो कहते हैं कि रसिया से गोरा चेहरा ला करके और जनता के लिए आकर के ये काला कर लिए, क्या इसमें? ये तो लोग बताएंगे, मैं इसको क्या बताऊँ। हाँ, इतना जरूर बताऊँगा कि किसके वो नेता आप मान रहे हैं उसके चाल चरित्र के बारे में भी जानना अति आवश्यक है। मैं 2005 में जब यहाँ चुनाव जीता था तो मैं एक बात आपको बता दूं कि मैं उस समय पूरे बिहार का सबसे बड़ा टैक्स पेयर था, जो पूरे मैगजीन से लेकर के और सारे पेपर मीडिया में आई थी। आज 2023 चल रहा है, मैं उस समय अरबों में अपना ये दिया था, आज मेरा करोड़ों में नहीं है। लेकिन वैसे नेता को भी देखिए जो 2005 में अपना क्या रिटर्न फाइल किए थे और आज उनका क्या रिटर्न फाइल हो रहा है। कम से कम पब्लिक को, जनता को देखना चाहिए कि राजनीतिक में आने के बाद में धन का उपार्जन किया है या राजनीतिक में आने के बाद में धन की बर्बादी किया है। क्योंकि राजनीतिक कभी भी धन कमाने का जरिया नहीं हो सकता। अगर राजनीतिक में आने के बाद में आदमी का धन बढ़ता है तो निश्चित रूप से गरीबों का शोषण कर रहा है, वो गलत काम कर रहा है, गलत काम करके पैसा कमा रहा है, तभी जा करके वो धन का अर्जन कर पाएगा। राजनीतिक में आने के बाद में या तो आप झोला छाप लेकर के लोगों से चंदा मांग करके लड़िए, और नहीं तो फिर अपने बाप दादा की कमाई से कमाइए। अगर अर्जन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ, जनता के साथ, पब्लिक के साथ, सरकार के साथ, किसी न किसी के साथ गलत कार्य कर रहे हैं, तभी जाकर के आप धन अर्जन कर पा रहे हैं। इसलिए मैं पब्लिक को बताना चाहूँगा कि इन चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए और देखिए कि आपके साथ जो नेता हैं वो क्या कर रहे हैं। मतलब ये पब्लिक है, सब जानती है। बिल्कुल, निश्चित सब जानती है, असली नकली अच्छे बुरे सबको पहचान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।